हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नई वीडियो में। और हम स्टडी कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल, जहां पे हमने स्टार्ट किया था सीमेंट को, और जिसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। ये दूसरा वीडियो होगा सीमेंट का। और तो हमें आज से स्टार्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज डन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग का। पहले क्या करेंगे, रॉ इंग्रेडिएंट्स लेंगे, उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, फिर उसको बर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे उसको। ये आपका सीक्वेंस याद रखिएगा। मिक्सिंग करेंगे, फिर बर्निंग करेंगे, फिर ग्राइंडिंग करेंगे। क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ मेथड्स है वो हम देख लेते हैं। पहला मेथड है ड्राई प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ लेते हैं कैलकैरियस कंपाउंड, दूसरी तरफ हमने लिया आर्गिलेसियस कंपाउंड। ठीक है, दोनों क्या है, रॉ इंग्रेडिएंट्स है। अब इसे लेकर हम क्रश करेंगे, इसको कूटेंगे, 25 मिलीमीटर साइज का बनाएंगे कैलकैरियस कंपाउंड को भी और आर्गिलेसियस कंपाउंड को भी। फिर इसको ले जाएंगे स्टोरेज बेसिन में। ठीक है, दोनों को ड्राइड थ्रू एयर करंट, फिर एयर करंट पास करके हम उसको ड्राई करेंगे, सुखा देंगे दोनों को, कैलकैरियस को और आर्गिलेसियस दोनों को। फिर क्या करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब और बॉल मिल्स। तो फिर बॉल मिल में ले जाएंगे, ट्यूब मिल में ले जाएंगे, फिर और छोटा करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, लगभग 2 मिलीमीटर तक ले आएंगे कैलकैरियस कंपाउंड और आर्गिलेसियस कंपाउंड दोनों को। यहाँ पे फाइन ग्राइंडिंग करेंगे, कहाँ पे, ट्यूब या बॉल मिल। ठीक है, जब 2 मिलीमीटर तक ग्राउंड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस रॉ इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे एक करेक्ट प्रोपोर्शन में। जो प्रोपोर्शन हम फिक्स करेंगे उसमें दोनों को मिक्स कर देंगे। फिर क्या करेंगे, प्री हीटिंग एट द रेट 800 डिग्री सेल्सियस बाय एग्जॉस्ट गैसेस। फिर एग्जॉस्ट गैसेस सप्लाई करके 800 डिग्री सेल्सियस तक उस दोनों मिक्सचर को, जो हमने मिक्सचर बनाया है कैलकैरियस कंपाउंड और आर्गिलेसियस कंपाउंड को, उसको क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, प्री हीटिंग करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, स्टोरेज ऑफ रॉ मिक्स। जो रॉ मिक्स हमने बनाया है, मिक्स किया है, उसको स्टोर करेंगे। फेड टू द रोटरी किल। रोटरी किल में इसको हम ले जाएंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, 1400 टू 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, वहां पे हीट करेंगे। इसके हीट करने के बाद रोटरी किल के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, उसको जो फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे सीमेंट क्लिंकर्स। सीमेंट क्लिंकर्स बनेगा। फिर सीमेंट क्लिंकर्स को ले जाएंगे हम ट्यूब या बॉल मिल, जहां पहले हमने ऑलरेडी इसको क्रश किया था, उसी ट्यूब बॉल मिल में हम ले जाएंगे इस क्लिंकर्स को, और इसी ट्यूब मिल में क्या करेंगे, जिप्सम ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर फाइनली हम ले जाएंगे सीमेंट सिलोज के, सीमेंट का जो बड़ा वेयर हाउस होगा वहां पे ले जाएंगे हम, और वहां पे हम पैकेजिंग करेंगे। ये हो गया आपका ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट मेकिंग, सीमेंट मेकिंग का ड्राई प्रोसेस। ठीक है, तो ये पूरा आपका ये है डायग्राम है। यहाँ पे चिमनी है। ठीक है, ये हो गया सीमेंट स्लरी टैंक। ठीक है, तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ग्राउंड, ये चिमनी। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा स्टेप दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है क्या है, वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में क्या करेंगे, एक तरफ हमने कैलकैरियस कंपाउंड लिया, दूसरी तरफ आर्गिलेसियस कंपाउंड लिया। ठीक है, कैलकैरियस कंपाउंड को क्रश करेंगे 25 मिलीमीटर साइज तक, फिर ले जाएंगे उसको स्टोरेज बेसिन में। ठीक है, लेकिन जो आर्गिलेसियस कंपाउंड होगा उसमें वाटर ऐड करके वाश मिल में ले जाएंगे, और उसको स्टोरेज बेसिन में फिर ले जाएंगे। फिर सेम प्रोसेस ट्यूब या बॉल मिल में इसको हम फाइन ग्राइंड करेंगे, क्या बनाएंगे, स्लरी बनाएंगे। ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी, ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी टू करेक्टेड प्रोपोर्शन। फिर हम दोनों को ब्लेंड करेंगे, मिलाएंगे, और फिर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद कहाँ ले जाएंगे, फिर से रोटरी। तो सेम प्रोसेस है, सिर्फ हमने क्या किया, वाटर मिला दिया आर्गिलेसियस कंपाउंड में पहले। यही डिफरेंस है ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस में। फिर रोटरी किल में ले जाएंगे, जहां पर टेम्परेचर कितना होगा, 1400 टू 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर क्या होगा, सीमेंट क्लिंकर्स फॉर्म करेगा। फिर इसको फाइन ग्राइंडिंग कराएंगे, फाइन ग्राइंडिंग कराएंगे ट्यूब मिल में, जिप्सम ऐड करेंगे इसी टाइम में, सीमेंट सिलोस, फिर देन पैकेजिंग। तो ये प्रोसेस लगभग सेम है दोनों में, सिर्फ जो आपका ड्राई बेसिंग और जो वेट प्रोसेस होता है उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, आर्गिलेसियस कंपाउंड में। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेट प्रोसेस ओवर ड्राई प्रोसेस।
आर एज फॉलोज। अब क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वेट प्रोसेस का ड्राई प्रोसेस के कंपेरिजन में, उसको देख लेते हैं। पहला क्या है, लो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एज अ ड्राई प्रोसेस इज यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल्स। अब चूंकि यहाँ पे हमने वाश कर दिया है तो क्या होगा, जो उसका ग्राइंडिंग का कॉस्ट खर्च आएगा वो कम आ जाएगा। वहीं ड्राई प्रोसेस में क्या कर रहे थे, हम हार्ड रॉ मटेरियल्स को ग्राइंड कर रहे थे तो हम ज्यादा खर्च आ रहा था, लेकिन वेट मेथड में क्या है, वॉश कर दिया तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो उसको ग्राइंड करना आसान हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ सेपरेटेड ड्राइंग ऑपरेशन। जो इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल था वो हम मतलब काफी इकोनॉमिक तरीके से फ्यूल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन ऑफ सेपरेटेड ड्राइंग ऑपरेशन। ठीक है, तो जो अलग अलग ड्राइंग ऑपरेशन कर रहे थे उसको हमने सेपरेट कर दिया है वेट प्रोसेस में, और इससे क्या हुआ, जो फ्यूल का इकोनॉमिकली हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ज्यादा इफिशिएंसी के साथ उसको यूज कर पा रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट यूटिलाइजेस लॉन्गर किल्स एंड मोर फ्यूल फॉर बर्निंग एंड आर लेस रिस्पॉन्सिव टू वेरिएबल क्लिंकर डिमांड। ये क्या है, लॉन्गर किल यूटिलाइज करता है वेट प्रोसेस। ठीक है, एंड द मोर फ्यूल फॉर बर्निंग चाहिए, बर्निंग के लिए ज्यादा फ्यूल लगता है ना, लेस रिस्पॉन्सिव टू वेरिएबल क्लिंकर डिमांड। अगर क्लिंकर का डिमांड वैरी करिए तो बहुत कम रिस्पॉन्स होता है, मतलब आप उसको वैरी नहीं कर सकते कम टाइम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अमॉन्ग्स ड्राई वेट प्रोसेस ए मोर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड। तो किसमें सीमेंट का जो क्वालिटी होगा ये यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ आंसर होगा आपका वेट प्रोसेस। ड्यू टू एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन एंड होमोजेनिटी ऑफ द स्लरी। तो स्लरी का चूंकि इसमें जो कंट्रोल होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है इसमें कंपोजिशन का, होमोजेनिटी का, और इस एक्यूरेट कंट्रोल के कारण जो सीमेंट प्रोड्यूस होता है उसमें क्वालिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होता है, अच्छे क्वालिटी का हमको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इज बीइंग कैरिड आउट टू चेक इट्स इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस व्हेन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है, किया जाता है ताकि उसके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सके। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट कैन बी डन बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। तो दो मेथड्स हैं, एक हो गया फील्ड मेथड, एक हो गया लेबोरेटरी मेथड। अगर हम बात करें फील्ड मेथड की, फील्ड मेथड तो पहला टेस्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट। ठीक है, द सीमेंट में मस्ट पॉजेंस यूनिफॉर्म ग्रे कलर। तो सीमेंट का जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए सीमेंट का। द सीमेंट मस्ट फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन द फिंगर्स। तो जब आप अपने फिंगर्स में सीमेंट को लेके रब करोगे तो स्मूथ लगना चाहिए, सॉफ्ट लगना चाहिए। ये दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट हो गया। द सीमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एयर सेट लम्प्स। सीमेंट जब आप देखोगे तो उसमें कोई लम्प्स, कोई कह सकते हैं कि ढीला टाइप से नहीं बना होना चाहिए, फ्री होना चाहिए लम्प से। ठीक है, द सीमेंट शुड सिंक एंड नॉट फ्लोट व्हेन थ्रोन इन द बकेट ऑफ वाटर। जब सीमेंट आप लेके फ्लोट मतलब एक बकेट में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें फेंकोगे तो वो क्या होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, डूब जाना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा होता है वाटर की कंपेरिजन में, तो जाहिर सी बात है ज्यादा डेंस होगा तो ये डूब जाना चाहिए पानी में। द सीमेंट शुड फील कूल एंड नॉट वार्म। सीमेंट को जब आप सीमेंट के बैग में जब हाथ डालोगे तो आपको ठंडा महसूस होना चाहिए, वार्म वार्म महसूस नहीं होना चाहिए। ए थीन पेस्ट ऑफ सीमेंट शुड फील स्टिकी इन बिटवीन द फिंगर्स। आप अगर सीमेंट का थिक पेस्ट बनाओगे, थीन पेस्ट बनाओगे तो फिंगर्स के बीच में क्या होना चाहिए, स्टिकी फील होना चाहिए। ए थिक फास्टर of cement over a glass plate when immersed in water for 24 hours must set and should not show any sign of cracks। अगर हम थिक पेस्ट बनाएंगे सीमेंट का, उसको ग्लास प्लेट के ऊपर रखेंगे और इमर्स कर देंगे 24 घंटे के लिए वाटर में, तो क्या होना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए और कोई क्रैक नहीं दिखना चाहिए। तो ये सब क्या है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट है। स्ट्रेंथ टेस्ट देखते हैं। प्रिपेयर अ ब्लॉक ऑफ 25 × 25 × 200 मिलीमीटर क्यूब। तो ये आपको ब्लॉक बनाना है, इसका लंबाई हो गया 200 मिलीमीटर क्यूब, 200 मिलीमीटर, और बाकी विथ और हाइट क्या होगा 25 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर होगा। ठीक है, और उसको वाटर बना के, ब्लॉक बना के क्या करेंगे, वाटर के अंदर डाल देंगे फॉर 7 डेज। उसके क्या करेंगे, रिमूव द सैंपल फ्रॉम द वाटर, सैंपल को निकालेंगे वहां से एंड प्लेस इट ओवर सपोर्ट ऑफ 150 मिलीमीटर अपार्ट। फिर 150 मिलीमीटर के सपोर्ट पे हम उसको रख देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका सपोर्ट का डिस्टेंस हो गया 150 मिलीमीटर। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट मस्ट नॉट शो एनी साइन ऑफ फेलियर व्हेन सब्जेक्टेड टू सेंटर पॉइंट लोड ऑफ 340 न्यूटन। जब आप उसके सेंटर पे क्या करेंगे, 340 न्यूटन लोड लगाएंगे तो इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। तो ये आपका ब्लॉक हो गया 25 मिलीमीटर इंटू 25 मिलीमीटर विथ और हाइट, ये आपका लंबाई हो गया 200 मिलीमीटर। सेंटर के बीच का सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 150 मिलीमीटर। लोड कितना लगा है, 340 न्यूटन। क्लियर है। तो ये था आपका दो फिजिकल फील्ड मेथड, एक फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट हो गया और एक हो गया आपका क्या, स्ट्रेंथ टेस्ट। अब हम देखेंगे लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में पहला टेस्ट है फाइनेस टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू चेक द एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ द सीमेंट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू चेक द एक्सटेंट ऑफ grinding of the cement, which in turn controls the rate of hydration that governs rate of gain of strength, rate of setting, rate of prehydration. ठीक है, rate of evaluation of heat and rate of aggregate alkali reaction। ये क्या बोला है कि जो the test is performed, the finest test हम perform करते हैं to check the extent of grinding of cement। तो सीमेंट को कितना ग्राइंड किया गया है, कितना उसको कूटा गया है, उसके एक्सटेंट को चेक करने के लिए हम फाइनेस टेस्ट करते हैं, जो अल्टीमेटली ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट ही कंट्रोल करता है सीमेंट के रेट ऑफ हाइड्रेशन को। और क्या गवर्न करता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ गेन करने का रेट क्या है, ये भी अगर ज्यादा ग्राइंड है तो जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा। रेट ऑफ सेटिंग, रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन, ठीक है, रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट, रेट ऑफ एग्रीगेट अल्कली रिएक्शन। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है ये गवर्न होता है कैसे, आपके ग्राइंडिंग एक्सटेंट से, कितना ग्राइंड हुआ है, कितना फाइन है, कितना कोर्स है। The fineness of cement can be found by any of the following methods। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे हम फाइनेंस निकाल सकते हैं। पहला हो गया सीव टेस्ट। इन दिस टेस्ट, सीव टेस्ट में क्या करते हैं, 100 ग्राम लेते हैं सीमेंट सैंपल का, इट्स प्लेस्ड ओवर आईएस सीव नंबर 9। तो आईएस सीव नंबर 9 जिसका 19 माइक्रोमीटर इसका रिसीव साइज होता है, उसमें लेते हैं 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं। एंड सीविंग इज डन कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 15 मिनट अलॉन्ग विद द ब्रेकिंग ऑफ एयर सेट लम्प्स। तो जो भी एयर के कारण रिएक्शन करके मॉइस्चर लेके लंप बना रहा है, ढेला बना रहा है, उसको आप तोड़ते हुए क्या करना है, 15 मिनट तक आपको उसको सीविंग करना है। ठीक है। द वेट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट ओवर द सीव इज देन नोटेड। फिर जो सीव के ऊपर जो रेसिड्यू बच जाएगा, सीमेंट का रेसिड्यू बच जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, नोट कर लेंगे उसको। फॉर ओपीसी द वेट ऑफ रेसिड्यू रिटेन ओवर द सीव मस्ट नॉट एक्सीड 10%। तो ओपीसी के लिए ये जो 100 ग्राम आपने लिया था सीमेंट, उसका 10% कितना होता है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम से ज्यादा उस सीव पे नहीं होना चाहिए। जो 9 नंबर सीव था 90 माइक्रोमीटर वाला, उस पर 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए ओपीसी के लिए। ठीक है, ये था आपका पहला सीव टेस्ट हम निकाल लिए। दूसरा टेस्ट है परमिएबिलिटी टेस्ट, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। The principle of this test is based upon the relationship between the flow of air through the bed of cement particle and the surface area of particles forming the cement bed। अब जो एयर परमिएबिलिटी टेस्ट है इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल बेस्ड है रिलेशनशिप पे, किसके बीच में, जो एयर का फ्लो हो रहा है थ्रू द बेड ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स से हम एयर फ्लो करवाएंगे, और सरफेस एरिया क्या है, पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या है, कितना है, सरफेस एरिया और उस फ्लो ऑफ एयर के बीच के रिलेशनशिप के प्रिंसिपल पे आधार है टेस्ट। ठीक है। जनरली ब्लेंस apparatus इज यूज्ड इन दिस केस। और एयर परमिएबिलिटी टेस्ट में हम कौन सा apparatus यूज करते हैं, तो ब्लेंस apparatus। तो याद रखिएगा, ब्लेंस apparatus हम यूज करते हैं। ठीक है। द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स टर्म्ड एज स्पेसिफिक सरफेस एरिया, दैट इज सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। जो सीमेंट का फाइनेस यहाँ पे मेजर करेंगे एयर परमिएबिलिटी टेस्ट में, वो हम रिपोर्ट करेंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। एक यूनिट वेट में कितना सरफेस एरिया है, उस टर्म में हम मेजर करेंगे एयर परमिएबिलिटी टेस्ट में। फॉर ओपीसी द स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है। तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ये आपका दिया हुआ ब्लेंस apparatus। What is the advantage of the air permeability test over the sieve test? तो sieve test के ऊपर air permeability test का क्या advantage है? Air permeability test helps in determining under grinding and over grinding of cement, whereas sieve test helps in determining under grinding only। तो sieve test जब करते हैं
तो सिर्फ और सिर्फ हमको अंडर ग्राइंडिंग पता चलता है, मतलब अगर कोई कम ग्राइंड हुआ है, जैसे सीव करेंगे, ग्राइंडिंग उसका कम हुआ है, तो क्या होगा, सीव पे ज्यादा रिटेन कर जाएगा, 10% की जगह 20% कर जाएगा, 30% कर जाएगा, तो ये अंडर ग्राइंडिंग को रिपोर्ट करेगा। ओवर ग्राइंडिंग अगर हम कर देंगे तो सारा का सारा पास हो जाएगा सीव से। तो ओवर ग्राइंडिंग है या नहीं ये हमको पता नहीं चल पाएगा सीव टेस्ट से। लेकिन वही अगर एयर परमिटिविटी टेस्ट करेंगे, यहाँ पे अंडर ग्राइंडिंग अगर कम ग्राइंड किया, हमने कम कूटा है उसको, या ओवर ग्राइंड कर दिया है, ज्यादा कूट दिया है, तो दोनों चीजें जानकारी में मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये दिया हुआ एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल, ये आपका सीमेंट बेड है। हमने यहाँ से H1 एनर्जी का एयर फ्लो किया, यहाँ पे H2 मेजर निकला। ठीक है, फ्लो ऑफ एयर, H1 क्या है, एनर्जी ऑफ एयर विच भी पास थ्रू सीमेंट बेड। तो H1 क्या है, एनर्जी है एयर का जो हम पास करेंगे व्हेन वी पास द एयर थ्रू द सीमेंट बेड। हम क्या करेंगे, सीमेंट बेड से एयर को पास करा रहे हैं। द सीमेंट पार्टिकल अप्लाई द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एयर। तो सीमेंट पार्टिकल क्या किया, उसको रेजिस्टेंस लगाएगा उस एयर पे, एंड दिस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। और ये जो सरफेस है और ये जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे, पार्टिकल के सरफेस एरिया पे। क्लियर है, तो एनर्जी लॉस क्या होगा, HL इक्वल टू H1 माइनस H2। जो दूसरे एंड पे हमें H2 मिला, हमने दिया था H1, तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, क्यों, क्योंकि लॉस हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण। अब जो HL है, लॉस इन एनर्जी है H1 माइनस H2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा रेसिस्टेंस, ज्यादा लॉस। ठीक है, और सरफेस एरिया जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर ऑफ पार्टिकल। जितना साइज छोटा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ये आप सभी को पता होगा। अगर हम ओवर ग्राइंड कर देंगे, ओवर ग्राइंड कर देंगे इसका मतलब क्या है, हमने पार्टिकल साइज को डिक्रीज कर दिया है, डायमीटर कम कर दिया है। डायमीटर कम कर दिया, इसका मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या हमने किया है, बढ़ा दिया है। जब सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो लॉस जो है बढ़ जाएगा। तो लॉस बढ़ गया तो हमको जानकारी मिल जाएगी कि भाई जो हमने ग्राइंड किया है वो ओवर ग्राइंड कर दिया है। अगर अंडर ग्राइंडिंग होगा मतलब पार्टिकल साइज बड़ा होगा, हमने ग्राइंड कम किया है, कम कूटा है, पार्टिकल का साइज बड़ा रह जाएगा। तो बड़ा रह जाएगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो जाएगा, तो एक्चुअल जो लॉस हुआ है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमको जानकारी मिल जाएगा कि लॉस कम हुआ है, इसका मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब डायमीटर बड़ा है, इसका मतलब हमने ग्राइंडिंग ठीक से नहीं किया, अंडर ग्राइंडिंग है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे कि फाइननेस कितना है, फाइननेस ज्यादा है कम है, इसे हम निकाल सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। दूसरा टेस्ट है आपका क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट। तो सीमेंट के स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ली चैटल फ्लास्क है, ये ग्लास स्टॉपर है, इसका जो ऊपर का डायमीटर है 50 मिलीमीटर है। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेविटी निकालने के लिए सीमेंट का, to perform the test specific test Le Chatelier flask is placed at a constant temperature। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टेस्ट करने के लिए सीमेंट के लिए कौन सा फ्लास्क यूज करते हैं, तो ले चैटलियर फ्लास्क हम यूज करते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, वाटर बाथ एंड नॉन पोलराइजिंग लिक्विड लाइक केरोसिन और नैप्थलीन इज एडेड टू इट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम वाटर बाथ करेंगे और नन उसका कराएंगे, और नन पोलराइजिंग लिक्विड जैसे केरोसिन हो गया या नैप्थलीन हो गया वो से ऐड कर देंगे। देन द लेवल इन द फ्लास्क इज नोटेड। फिर क्या करेंगे, तो फ्लास्क में उसका लेवल है वो नोट करेंगे। हमने क्या किया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ में ले चैटलियर फ्लास्क को उसमें प्लेस कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक नन पोलराइजिंग लिक्विड जैसे केरोसिन हो गया या नैप्थलीन हो गया वो ऐड कर देंगे, और फिर हम उस फ्लास्क का लेवल नोट करेंगे, इनिशियल रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 64 ग्राम ऑफ सीमेंट इज देन एडेड टू द फ्लास्क। फिर क्या करेंगे, फ्लास्क में 64 ग्राम सीमेंट हम ऐड करेंगे, एंड द एयर इन इट इज अलाउड टू एस्केप बाय कंटिन्यूअसली रोलिंग द फ्लास्क। फिर क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूअसली रोल करते रहेंगे फ्लास्क को, और जो एयर है उसको अलाउ करेंगे ताकि वो एस्केप हो जाए। द लेवल ऑफ लिक्विड इन द फ्लास्क इज अगेन नोटेड। फिर क्या करेंगे, जो फ्लास्क में लिक्विड का लेवल होगा उसको फिर से नोट करेंगे, जो कि होगा फाइनल रीडिंग। टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द फाइनल रीडिंग, जो डिफरेंस आएगा फर्स्ट और फाइनल रीडिंग में वो रिप्रेजेंट करेगा आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द वेट ऑफ द सीमेंट यूज्ड इन द टेस्ट। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा फर्स्ट रीडिंग और फाइनल रीडिंग में लिक्विड का,
वो रिप्रेजेंट करेगा कि भाई इतना जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो डिस्प्लेस हो गया किसके द्वारा, तो जब हमने सीमेंट का वेट इस्तेमाल किया था उसने इस वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, क्या होता है, वेट ऑफ सीमेंट अपॉन डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन मिलीमीटर। ठीक है, तो वेट ऑफ सीमेंट हमें पता है, हम 64 ग्राम हमने लिया है, और वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है, तो वहां से वॉल्यूम हम डाल देंगे तो आपका आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा टेस्ट है वो है कंसिस्टेंसी टेस्ट। टू फाइंड द इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए, स्ट्रेंथ और साउंडनेस सीमेंट निकालने के लिए एक पैरामीटर टर्म स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपको सीमेंट का क्या निकालना है, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना है, फाइनल सेटिंग टाइम निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है, साउंडनेस निकालना है सीमेंट का, एक पैरामीटर है इसका नाम है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। क्या होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज द कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट, सीमेंट का वह कंसिस्टेंसी, ठीक है, पेस्ट विच परमिट विसार्स प्लंजर, जो विसार्स प्लंजर को परमिट कर रहा है, इसका डायमीटर होगा क्या, 10 मिलीमीटर, और हाइट होगा 50 मिलीमीटर, टू पेनिट्रेट इन द मोल्ड, तो हम एक मोल्ड बनाएंगे, उसमें वाटर मिला के इसको पेस्ट बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, और एक विसार्स प्लंजर को हम इसको पेनिट्रेट करेंगे, इसका डायमीटर होगा 10 मिलीमीटर और हाइट होगा क्या, 50 मिलीमीटर, अप टू द डेप्थ ऑफ 33 टू 35 मिलीमीटर फ्रॉम टॉप, तो टॉप से 33 टू 35 मिलीमीटर अगर पेनिट्रेट कर गया, टॉप से बात कर रहे हैं, अगर बॉटम से बात करें तो 5 से 7 मिलीमीटर अगर कर गया तो हम बोल देंगे जो पेस्ट का कंसिस्टेंसी है उसे बोल देंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, और यह जो टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा वो किया जाएगा टेम्परेचर 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पे, और ह्यूमिडिटी होना चाहिए कितना, 90 डिग्री, 90%। The purpose of this test is to find the water content required to, तो पर्पस क्या है इस टेस्ट का, to find the water content, वाटर कंटेंट निकालना required to prepare cement paste of standard consistency, कितना वाटर कंटेंट हमको चाहिए ताकि हम एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बना सके, यह पता लगाने के लिए हम यह टेस्ट करते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म दिस टेस्ट, और कैसे करते हैं इस टेस्ट को, 500 ग्राम ऑफ सीमेंट पेस्ट सैंपल, तो 500 ग्राम लेते हैं सीमेंट सैंपल का, 500 ग्राम लेते हैं सीमेंट सैंपल का, उसको मिक्स करते हैं 24% ऑफ वाटर बाई वेट इन द फर्स्ट ट्रायल, तो पहले ट्रायल में 500 ग्राम को हम क्या करेंगे, 24% वाटर मिला देंगे बाई वेट फर्स्ट ट्रायल में, और फिर देन पेस्ट फॉर्म्ड इज फिल्ड इन द मोल्ड एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ प्लंजर इन द मोल्ड आर नोटेड, पेस्ट बना के क्या करेंगे, उसको मोल्ड में डाल देंगे और फिर प्लंजर को पेनिट्रेट करेंगे, और उसका डेप्थ जो वो पेनिट्रेट करेगा वो नोट कर लेंगे। दिस टेस्ट इज रिपीटेड एट डिफरेंट वाटर कंटेंट, और अलग अलग वाटर कंटेंट पे हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे अप टू एन एक्सटेंट पेनिट्रेशन ऑफ 33 टू 35 मिलीमीटर फ्रॉम द टॉप इज ऑब्जर्व, जब तक 33 से 35 मिलीमीटर हमको पेनिट्रेशन ऑब्जर्व ना हो जाए तब तक अलग अलग वाटर कंटेंट पे इस टेस्ट को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। द वाटर कंटेंट इज रिकॉर्डेड एंड इज टर्म्ड एज पी, फिर वाटर कंटेंट रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको डिनोट कर देंगे पी से। ठीक, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर टोटल, ये आपका 40 मिलीमीटर हाइट हो गया, 80 मिलीमीटर हो गया, ठीक है, ये आपका प्लंजर हो गया, ये स्केल है, ये मूवेबल रड कैप, यहाँ पे नीडल एनुलर, ठीक है, ये मोल्ड हो गया आपका। तो ये था आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो आपका नेक्स्ट टेस्ट है वो क्या है, सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम टेस्ट, दैट दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द एक्सटेंट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज। तो सेटिंग टाइम हम टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको देखना है कि भाई जब सीमेंट को हम स्टोर करते हैं तो उसका क्वालिटी कितने देर के बाद डिटोरिएट होता है, खत्म होता है, मतलब खराब होता है, उसके एक्सटेंट को चेक करने के लिए हम सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज क्लासिफाइड एज, उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक, इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें, इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड टू द सीमेंट अप टू द टाइम इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। तो आईएसटी क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, हम उसको ऐसे मेजर करते हैं कि जैसे ही हमने पानी मिलाया, वह टाइम जब हमने पानी मिलाया और जैसे ही अपना प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है, पानी मिलाया और फिर प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट किया, खत्म नहीं किया, अभी स्टार्ट ही किया है प्लास्टिसिटी लूज करना, मतलब हार्ड होना स्टार्ट हुआ है, ऐसे समझिए, तो उसका जो टाइम गैप होगा उसे कह देंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। क्लियर,
क्या होता है फाइनल सेटिंग टाइम? इज रिफर्ड टू एज द टाइम विच इज मेजर्ड फ्रॉम द extent water is added to the cement up to the extent it is completely loses its plasticity and attains sufficient firmness to resist different loading. तो फाइनल सेटिंग टाइम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमने पानी मिलाया, वाटर ऐड किया सीमेंट पेस्ट में और अपना प्लास्टिसिटी फुल्ली लूज कर चुका है, मतलब उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, फिक्स शेप उसने अटेंड कर लिया है, कंप्लीट हार्ड हो चुका है, तो वह जो टाइम होगा उसको बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, काफी फॉर्मनेस अटेंड कर लिया है ताकि आप इस पर डेफिनेट लोडिंग लगा सके। ये हो गया आपका IST और FST। देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, तो कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि भाई इतना IST होगा, इतना FST होगा, एक क्लियर डिमार्केशन नहीं है। क्या करते हैं इस परफॉर्म करने के लिए इस टेस्ट को, यहाँ पे 500 ग्राम लेंगे, यहाँ भी 500 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल टू बी टेस्टेड, वो हम लेंगे, इज मिक्स्ड विद 0.85। तो याद रखिए पी क्या था, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो हमने ऊपर देखा है, जो वाटर कंटेंट है बेसिकली पी, उसका हम लेंगे 0.85 पी लेंगे, दैट इज पी इज द वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, उसका 0.85 पी ही लेंगे IST आपको सेकेंड टाइम टेस्ट निकालने में। एंड द पेस्ट फॉर्म इज फिल्ड इन द विसार्ट मोल्ड, तो यहाँ पे डाल देंगे विसार्ट के मोल्ड में डाल देंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम इज रिफर्ड टू एज द टाइम इन विच स्क्वायर निडल ऑफ साइज, तो इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए वह टाइम होगा जिसमें स्क्वायर निडल, एक स्क्वायर निडल लेंगे जिसका साइज क्या होगा 1 मिलीमीटर, साइज क्या होगा 1 मिलीमीटर, इस पेनिट्रेट्स द मोल्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ 33 to 35 मिलीमीटर फ्रॉम द टॉप और 5 to 7 मिलीमीटर फ्रॉम द बॉटम। यहाँ पे क्या करेंगे, वही करेंगे, 0.85 पी के कंसिस्टेंसी वाला हम एक पेस्ट बनाएंगे, उसको विसार्स के मोल्ड में डालेंगे, फिर एक स्क्वायर निडल लेंगे जिसका 1 मिलीमीटर साइज होगा और उसको पेनिट्रेट होने देंगे कितना 33 to 35 मिलीमीटर तक टॉप से और नीचे से 5 to 7 मिलीमीटर तक, और जितना टाइम लगेगा उसको बोल देंगे IST, इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, अगर बात करें फाइनल सेटिंग टाइम की, उसको हम इज रिफर्ड टू द टाइम इन विच द नीडल एट द सेंटर ऑफ एनुलर कॉलर is able to make the impression over the mold but the annular color stretch also। ठीक है, तो फाइनल सेटिंग टाइम उसको हम रिफर करेंगे वह टाइम जिसमें नीडल एट द सेंटर ऑफ, जो एनुलर कॉलर होगा उसका जो सेंटर का नीडल होगा, ठीक है, मोल्ड के ऊपर इंप्रेशन बनाएगा, उसको रखेंगे तो ठीक है, तो नीडल इंप्रेशन बना रहा है लेकिन जो एनुलर कॉलर है वह इंप्रेशन नहीं बना रहा है। तो जब जितने टाइम पे ये पहुंच जाएगा, ये स्टेज पहुंच जाएगा, जब नीडल इंप्रेशन बना रहा है उसको एक मार्क छोड़ रहा है, लेकिन जो एनुलर कॉलर है वो इंप्रेशन नहीं बना रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस टाइम को बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, फॉर OPC अगर बात करें, OPC के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो IST होता है इनिशियल सेटिंग टाइम वो कितना होता है 30 मिनट होता है, और जो FST होता है वो 600 मिनट होता है, 600 मिनट बोले तो 10 घंटा 10 आवर्स। ठीक है, ये आपका समरी दिया हुआ है। कंसिस्टेंसी टेस्ट, टाइप ऑफ रड यूज करेंगे, विसार्स का प्लंजर यूज करेंगे, साइज क्या होगा 10 मिलीमीटर डायमीटर होगा उसका, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। अगर हम बात करें IST इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें, तो यहाँ जो हम रड यूज करेंगे वो करेंगे हम स्क्वायर निडल, इसका साइज होगा 1 मिलीमीटर, तो स्क्वायर शेप का होगा। अगर हम बात करें FST बात करें फाइनल सेटिंग टाइम, यहाँ पे करेंगे एनुलर कॉलर, एक कॉलर होगा विथ बीच में निडल होगा। ठीक है, तो इसका साइज क्या होगा 5 मिलीमीटर, ये आपका साइज हो गया, इस क्रॉस सेक्शन हो गया। यहाँ पे आपका दिया हुआ है पूरा प्लंजर फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 10 मिलीमीटर इसका डायमीटर हो गया, 50 मिलीमीटर हाई हो गया। ये हो गया लार्ज व्यू ऑफ निडल 5 मिलीमीटर का आपका ये कॉलर होगा और एक 1 मिलीमीटर स्क्वायर का निडल होगा। ठीक है, टेम्परेचर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेस्ट इज 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना रखना है इस टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, एंड ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड इज 65 प्लस माइनस 5%। तो ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए मोल्ड बनाने टाइम में 65 प्लस माइनस 5% और लेबोरेटरी में कितना होना चाहिए 90%। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ 2 सीमेंट सैंपल्स वर टेकन फ्रॉम द स्टोरेज, स्टोरेज से हमने उठाया 2 सीमेंट सैंपल, 1 is 1 month ओल्ड, एक जो है पहला जो है
वो 1 महीना पुराना है, जो दूसरा है 3 महीना पुराना है। द IST विल बी मोर फॉर विच सैंपल, किस सैंपल के लिए जो IST होगा मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम वो ज्यादा होगा। तो IST विल बी मोर फॉर द सेकंड सैंपल, जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा वो दूसरे सैंपल के लिए ज्यादा होगा। क्यों? because the duration of storage because the duration of storage of the second sample is higher as compared to the first sample। तो फर्स्ट सैंपल के कंपेरिजन में जो सेकेंड सैंपल था उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ज्यादा था, thus there will be more lumps in the second sample। इसका मतलब जो मोर लम्प्स होगा ड्यू टू मोर हाइड्रेशन, क्योंकि ऑलरेडी कुछ वो हाइड्रेशन प्रोसेस हो चुका होगा तो कुछ लंप फॉर्मेशन हो चुका होगा, which cause more resistance against the penetration of the स्क्वायर निडल। अगर लंप फॉर्म कर गया है, जब हम स्क्वायर निडल उसमें डालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा रेसिस्टेंस उसको मिलेगा पेनिट्रेट होने में। दस मोर विल द टाइम रिक्वायर्ड बाय द नीडल टू रीच अप टू द डेप्थ ऑफ 33 टू 35 मिलीमीटर फ्रॉम द टॉप। इसका मतलब ज्यादा रेसिस्टेंस फेस किया, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा उसको टाइम लगेगा टॉप से 33 से 35 मीटर तक पहुंचने में। द सेटिंग टाइम टेस्ट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की क्वालिटी में जो खराबी आया है, कमी आया है, डिटोरिएट हुआ है, उसको डिटरमाइन करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, IST हो गया तो पहला मंथ है ये डिक्रीज हो जाएगा, और जो है आपका 3 महीने वाला है उसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा इसमें रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर FST की बात करें, FST पहले वाले सैंपल में ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, वहीं दूसरे वाले में कम मिलेगा। नेक्स्ट टेस्ट है आपका स्ट्रेंथ टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, जब हम ग्रेजुअल लोड लगाते हैं तो उसका क्या रेजिस्टेंस है उसको पता लगाने के लिए इस टेस्ट किया जाता है, और ये डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला टेस्ट है इसका स्ट्रेंथ टेस्ट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, उसको फाइंड करने के लिए हम टेस्ट करेंगे। क्लियर है? इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम सीमेंट का मोटार बनाएंगे, मोटार ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड, दैट इज इनोर सैंड होता है। तो सीमेंट और सैंड का एक मोटार बना लेंगे। प्रोपोर्शन क्या रखेंगे, 1:3। एक पार्ट हम रखेंगे सीमेंट का, सैंड का रखेंगे 3 पार्ट, उसको बना लेंगे। मतलब 185 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड 555 ग्राम ऑफ सैंड उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, बना लिया हमने मोटार। फिर क्या करेंगे, वाटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ P/4 + 3। तो P/4, P क्या था आपका, वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू मेक द सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो उसका 4 से डिवाइड कर देंगे और 3 ऐड कर देंगे, उतना हम पानी मिला देंगे, बाय वेट ऑफ मोटार ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पेस्ट फॉर्म हो जाएगा। द पेस्ट फॉर्म इज देन फिल्ड इन द क्यूबिकल मोल्ड ऑफ एरिया 5000 मीटर स्क्वायर। फिर जो पेस्ट जो बना है उसको फिल कर देंगे किसमें, एक क्यूबिकल मोल्ड लेके, खांचा लेके, जिसका एरिया होगा 5 मिलीमीटर स्क्वायर, उसमें डाल देंगे। द सैंपल इज देन इमर्स्ड इन वाटर फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन। फिर सैंपल को क्या कर देंगे, पानी के अंदर इमर्स कर देंगे सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए, ताकि वो आराम से क्यूरिंग होता रहे। एट द स्पेसिफाइड एज ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, सैंपल इज रिमूव, सैंपल को रिमूव करेंगे वाटर से, और फिर इसको लोड लगाएंगे, ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड लगाएंगे। याद रखिए ग्रेजुअल है, ठीक है, ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड लगाएंगे कितना का, 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 1 मिनट में 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के रेट से लोड लगाएंगे, ग्रेजुअल लोड लगाएंगे। ठीक है, अप टू द फेलियर इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जब तक फेल ना हो जाए तब तक। An average of 3 sample is taken as compressive strength having maximum deviation of ±50%। कम से कम 3 सैंपल लेंगे और उसका फिर एवरेज निकालेंगे और फिर हम अलाउ करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम डेविएशन देखेंगे वो कितना होना चाहिए, ±15%। ठीक है, ये आपका दिया हुआ अपना CTM कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। यहाँ पे बेस, ये पिस्टन, यहाँ पे स्पेसर, ठीक है, जहाँ मोल्ड रखोगे, ये बॉटम प्लेट हो गया, ये आपका टॉप प्लेट हो गया, ये डोर हो गया। ठीक है, यहाँ पे डोर, माइक्रो स्विच, ये कंट्रोलर एंड डिस्प्ले, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखता रहेगा। टॉप क्रॉस हेड यहाँ पे, फिर साइड वाल है ये, ठीक है, लोडिंग कंट्रोल रड, इमरजेंसी स्टॉप, हाइड्रोलिक। तो ये सब क्या है, पूरा दिया हुआ है सिटी में, देख सकते हैं आप लोग। अगर बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर मिनट स्क्वायर, 3 डेज पे OPC 33 का जो स्ट्रेंथ आएगा वो कितना आएगा, 16
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही अगर हम ओपीसी 33 का ही 7 दिनों पे देखें, 7 डेज पे देखें, तो ये आ जाएगा 22 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 28 दिन पे आ जाएगा आपको 33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 28वें दिन इसको 33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अचीव होगा, और 7 दिन पे लगभग 2/3, और 3 दिन पे लगभग हाफ अचीव हो जाएगा। अगर 43 की बात करें तो 28 दिन पे तो 43 होगा, और इसका अप्रॉक्स हाफ करेंगे तो कितना आएगा 23 3 दिन पे, और 2/3 करेंगे 33 आ जाएगा आपको 7 दिन पे। अगर ओपीसी 53 की बात करें तो 53 यहाँ पे क्या है, जो 28 दिन पे स्ट्रेंथ अचीव करेगा, तो 28 दिन पे अचीव करेगा 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 3 दिनों पे कितना होगा 27 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 7 दिनों पे क्या होगा 37 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेबल 1.5 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ओबीसी। ठीक, आईएस 10,262 कितना 10,262 हैज क्लासिफाइड ओपीसी ग्रेड वाइज, ओपीसी ग्रेड वाइज इसको क्लासिफाई किया सीमेंट को फ्रॉम ए टू एफ बेस्ड ऑन द 28 डेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज फॉलोज। तो 28 दिन पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करेगा उसके आधार पे आईएस 10,262 ने पूरे सीमेंट को क्लासिफाई किया है ए टू एफ ग्रेड वाइज। ए क्या होगा, सबसे बढ़िया, सबसे हाई स्ट्रेंथ वाला, उसका स्ट्रेंथ कितना होगा 32.5 टू 37.5 एमपीए। ठीक है, बी कैटेगरी क्या होगा 37.5 टू 42.5, तो ये सबसे कम है ए वाला। ठीक है, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सी क्या होगा 42.5 टू 47.5, डी क्या है 47.5 टू 52.5, फिर ई का स्ट्रेंथ क्या होगा 52.5 टू 47.5, और एफ का 57.5 से, तो मतलब आपको क्या करना है लगभग 5 का आपको इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, ए हो गया 32.5 से 37.5, और फिर 5 ऐड करते जाना है ए से एफ तक के बीच में। ठीक है, accordingly 33 43 and 53 grade of cement corresponds to categories A C and respectively। तो 33 किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा, तो 43 आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 43 आएगा किसमें, सी में आएगा, और 53 आएगा आपको ई में। याद रखिएगा 33 ग्रेड ए में आएगा, ठीक है, सी में आएगा आपका 43 वाला, और 53 ग्रेड आएगा ई में। तो नेक्स्ट स्ट्रेंथ टेस्ट है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। कौन सा टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का अगर हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, सीमेंट का अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, तब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। टू परफॉर्म दिस टेस्ट, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मोटार ऑफ सीमेंट, मोटार ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड, इनोर सैंड इन द प्रोपोर्शन 1:3 इज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ भी आपको वही करना है, पहले मोटार बनाना होगा, सीमेंट लेंगे 1:3 रेशियो में सीमेंट और सैंड लेंगे। सैंड कौन सा लेंगे, इनोर सैंड लेंगे, 185 ग्राम ऑफ सीमेंट लेंगे, और उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 555 ग्राम इनोर सैंड लेंगे। वाटर यहाँ पे एंड करेंगे, वहां पे था P/4+3 आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में, लेकिन टेंसाइल में क्या आएगा P/5/2.2 P/5 प्लस 2.5%, ये हम ऐड करेंगे मोटार बनाने में। फिर इस जो पेस्ट फॉर्म हुआ इसको फिल कर देंगे किसमें, एक स्टैंडर्ड ब्रैकेट में, और एक धीरे ग्रेजुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाएंगे 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से, इस पे अप्लाई करेंगे जब तक ये फेल ना हो जाए। कितना 3.5, एन एवरेज ऑफ 12 रिजल्ट्स इज टेकन एज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे 12 रिजल्ट का हमको कम से कम एवरेज लेना पड़ेगा। वहां पे क्या था आपको 3 रिजल्ट का लेना था। ठीक है, यहाँ पे 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा रहे थे, यहाँ पे लगा रहे हैं 3.5 के रेट से। ठीक है, ये आपका एलिवेशन हो गया, तो ये आपका हो गया 38.1 38 पॉइंट मतलब अब ये आपका दिया हुआ है स्टैंडर्ड ब्रैकेट फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ये आपका आ जाएगा 76.2 मिलीमीटर लेंथ आ जाएगा, जो ये आपका विथ आएगा 25.4 का। ठीक है, ये एलिवेशन हो गया, ये प्लान हो गया, ऐसे दिखेगा। जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है साउंडनेस टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम चेंजेस इन सीमेंट ड्यूरिंग हाइड्रेशन। जब हम हाइड्रेशन करेंगे तो कितना वॉल्यूम चेंज होगा, ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे,
साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब साउंडनेस भी होता है तो बहुत सारे कारण साउंडनेस होता है, जो वॉल्यूम चेंज होगा, ये लाइम के कारण भी वॉल्यूम चेंज हो सकता है, सल्फर के कारण भी हो सकता है और मैग्नीशिया के कारण भी हो सकता है। तो लाइम, सल्फर और मैग्नीशिया तीनों क्या करेगा, सीमेंट में वॉल्यूम चेंज करेगा। तो पहले देखेंगे अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम, लाइम के कारण जो अनसाउंडनेस होगा उसको कैसे हम टेस्ट करेंगे। तो अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम इज फाउंड यूजिंग ले चैटलियर टेस्ट। तो जो लाइम के कारण अनसाउंडनेस आएगा उसको मेजर करेंगे ले चैटलियर टेस्ट से, विच कंसिस्ट ऑफ अ स्प्लिट सिलेंडर। जो कंसिस्ट क्या होता है, जिसमें एक स्प्लिट सिलेंडर होता है, डायमीटर होगा 30 मिलीमीटर उस सिलेंडर का, और हाइट होगा, और हाइट भी 30 मिलीमीटर होगा, एंड इंडिकेटर आर्म ऑफ लेंथ 165 मिलीमीटर। जो इंडिकेटर आर्म होगा उसका क्या लेंथ होगा, उसका होगा 165 मिलीमीटर। ठीक है। टू परफॉर्म दिस टेस्ट, इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, 100 ग्राम लेंगे सीमेंट सैंपल का, उसको हम मिला देंगे कितना, 0.78 पी। तो याद रखिएगा अनसाउंडनेस टेस्ट में हम 0.78 पी वाटर कंटेंट लेते हैं और फॉर्म करते हैं पेस्ट को। फिर इसको सिलेंडर में हम डाल देंगे इस पेस्ट को और कवर कर देंगे टॉप और बॉटम दोनों से ग्लास प्लेट से। ठीक है। द इंटायर असेंबली इज देन इमर्स इन वाटर। फिर जो पूरे असेंबली है इसको कहाँ इमर्स कर देंगे, हम वाटर में इमर्स कर देंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 टू 32 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। तो 24 घंटों के लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस में उसको हम पानी में इमर्स करके रख देंगे। और जो स्प्लिट का साइज है उसको हम नोट कर लेंगे, मान लीजिए x मिलीमीटर है। फिर असेंबली को फिर से हम इमर्स करेंगे, टेम्परेचर ऑफ विच इज इंक्रीज अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ा देंगे इन 25 टू 30 मिनट्स एंड मेंटेन फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। फिर क्या करेंगे, 24 घंटे के बाद 25-30 मिनट और हमने रखा उसमें बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर करके, और 3 घंटे के लिए उसको और छोड़ दिया, मेंटेन करके रखते हैं। द सैंपल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर एंड साइज ऑफ स्प्लिट इज अगेन नोटेड। तो क्या करेंगे, उस वाटर का जो सैंपल था उसको रिमूव करेंगे पानी से, और फिर जो स्प्लिट का साइज है उसको हम नोट करेंगे, मान लीजिए y मिलीमीटर आ गया। फॉर ओपीसी डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स y माइनस एक्स 10 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओपीसी के लिए जो y माइनस एक्स आएगा, मतलब पानी में रखने के बाद जो फाइनल निकालते हैं रीडिंग आएगा, और जो इनिशियल था उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 10 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ये आपका दिया हुआ है स्प्लिट सिलेंडर। ठीक है। ये आपका आर्म है, इंडिकेटर आर्म है, स्प्लिट नॉट मोर देन 0.5 मिलीमीटर। तो जो इनिशियल स्प्लिट था वो 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका डायमीटर भी 30 मिलीमीटर है, यहाँ पे हाइट भी 30 मिलीमीटर है, ये इंडिकेटर आर्म है। ठीक है। ये इसका जो स्प्लिट है, जो गैप है, वो इनिशियली कितना होगा, 0.5 मिलीमीटर ये उससे कम ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे ले चैटलियर्स फ्लास्क का, ले चैटलियर्स एपरेटस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का निकालेंगे। अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया इज फाउंड यूजिंग ऑटोक्लेव टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट करेंगे हम मैग्नीशिया का निकालने के लिए, ये हम करेंगे ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है। कौन सा टेस्ट, ऑटोक्लेव टेस्ट। दिस टेस्ट इज सेंसिटिव टू बोथ अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशियम। और ये जो टेस्ट है सेंसिटिव होता है दोनों के लिए, लाइम हो चाहे मैग्नीशिया हो। ठीक है। इस टेस्ट में क्या करेंगे, ब्लॉक ऑफ 25 मिलीमीटर इंटू 25 मिलीमीटर इंटू 282 मिलीमीटर इज प्रिपेयर्ड। एक ब्लॉक बना लेंगे हम सीमेंट का, 25 मिलीमीटर का विथ और हाइट हो गया, और 282 मिलीमीटर क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है। और उसको डाल देंगे ऑटोक्लेव apparatus में डाल देंगे। ठीक है। स्टीम प्रेशर इन द ऑटोक्लेव इज देन रेज एट सच अ रेट। फिर स्टीम प्रेशर बढ़ा देंगे ऑटोक्लेव में ताकि जो गेज प्रेशर हो वो 1 घंटे के भीतर में क्या होगा, 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर अटेन हो जाए। इतना हम उसमें क्या करेंगे, स्टीम प्रेशर को बढ़ा देंगे ताकि अंदर में 1 घंटे के भीतर में 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का उसको प्रेशर मिलने लगे। और उसको मेंटेन करना है कब तक, अगले 3 घंटों तक। ठीक है। द सैंपल इज देन रिमूव। फिर क्या करेंगे, सैंपल को रिमूव करेंगे फ्रॉम द ऑटोक्लेव एंड अलाउड टू कूल ऑफ एंड इज टेस्टेड फॉर इट्स साइज। उसको सैंपल को रिमूव करेंगे, फिर ऑटोक्लेव को हम अलाउ करेंगे, ठंडा करने देंगे। ठीक है।
और ओपीसी के लिए अगर हम बात करें, एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनी साइड मस्ट नॉट एक्सीड 0.8%। तो जो ऑटो आपका ओपीसी होगा उसमें इंक्रीज आपको 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका दिया हुआ ऑटोक्लेव apparatus। द ले चैटलर फ्लास्क apparatus is used to determine, जो ले चैटलर apparatus ये हम निकालते हैं किस लिए, साउंडनेस टेस्ट के लिए या साउंडनेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ले चैटलर apparatus। और ये भी लाइम के कारण से जो अनसाउंडनेस आता है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है चार्ट, वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पी एज फॉलोज। जो आईएसटी होगा इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, यहाँ पे हम यूज करेंगे 0.85 पी। ठीक है, एफएसटी में भी वही यूज करेंगे 0.85 पी। जो साउंडनेस टेस्ट होगा वहां पे हम यूज करेंगे 0.78 पी। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है यहाँ पे P/4+3। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ में यूज करेंगे हम वो यूज करेंगे वाटर कंटेंट P/5+2.5। ठीक है, अगर हम केमिकल कंपोजिशन टेस्ट करें तो क्या होता है, टोटल मैग्नीशिया जो है 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल सल्फर कंटेंट 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू दैट ऑफ आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड, ये क्या मस्ट नॉट बी लेस देन 0.66। तो ये 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीशिया 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सल्फर कंटेंट 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो होगा वो 0.6 से कम नहीं होना चाहिए। टोटल लॉस ऑन इग्निशन, जब उसको इग्नाइट करेंगे बर्न करेंगे तो जो टोटल लॉस होगा वो 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोटल वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू, जो टोटल वेट होगा इनसॉल्युबल रेसिड्यू का ये 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज लाइम टू दैट ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड, दैट इज लाइम saturation factor LSF, must not be less than 0.66 and not greater than 1.02। तो जो रेशियो होगा लाइम का, आज देख सकते हैं यहाँ पे, लाइम टू दैट ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जिसको बोलेंगे LSF, लाइम सैचुरेशन फैक्टर, ये 0.6 से कम नहीं होना चाहिए और 1.02 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या होता है लॉस ऑन इग्निशन, लॉस इन वेट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हीटिंग अ सैंपल, लॉस इन वेट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द हीटिंग अ सैंपल, हम सैंपल को हीट करेंगे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर, तो जो उसका वेट लॉस हो जाएगा उसे कह देंगे क्या, लॉस ऑन इग्निशन। यही बोला है, लॉस इन वेट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द हीटिंग अ सैंपल ऑफ द मटेरियल टू अ हाई टेम्परेचर आफ्टर द प्रीलिमिनरी ड्राइंग। पहले आप इनिशियली उसको ड्राई कर दो, फिर उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करो एट अ टेम्परेचर जस्ट एबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से थोड़ा सा ऊपर उसको हीट किया, तो जो उसका वेट लॉस होगा वही उसका हो जाएगा लॉस ऑफ इग्निशन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड यूजिंग, जो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का है आप वो कैसे करेंगे, तो वो हम निकालेंगे विसार्ट apparatus का यूज करके। बिफोर टेस्टिंग द साउंडनेस ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट सीमेंट फॉर, साउंडनेस, सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट करने से पहले सीमेंट का हमें क्या मेजर करना पड़ेगा, उसका कंसिस्टेंसी, तो सी हो गया। टू परफॉर्म द साउंडनेस टेस्ट 100 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल इज गेस्ड, साउंडनेस टेस्ट मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 ग्राम हम लेंगे सीमेंट सैंपल का, उसको गेस्ट करेंगे 0.78 पी के साथ। ठीक है, वेयर पी इज द वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, तो पी क्या है यहाँ पे, वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पेस्ट बनाने के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड है वो है पी, इसका मतलब पी पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी है आंसर हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम करेंगे ले चैटलर फ्लास्क के, ए का हो जाएगा 3। ठीक है, एफएसटी के लिए हम यूज करेंगे विसार्ट्स apparatus 3 का 5। फाइनेंस के लिए क्या करेंगे हम, ब्लेंस apparatus 351। साउंडनेस के लिए करेंगे हम ऑटोक्लेव, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर इससे आगे हम खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीमेंट को, जो बचा हुआ है हमारा स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट।
आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।